नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। और इस चैप्टर में मुझे आज की क्लास में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आज मैं आपको एक रिवीजन क्लास दे रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग की। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम अपनी टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम अपनी कौन सी कॉस्ट कस्टमर से चार्ज करेंगे, तो आपका आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों, पहले फिक्स कॉस्ट के पैसे कस्टमर से क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका संबंध है सेल से। मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर बेचोगे सेल वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी। इसका मतलब सेल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो क्वांटिटी का है, जो क्वांटिटी हम कस्टमर को बनाकर बेच रहे हैं। जबकि फिक्स कॉस्ट तो आप जानते हैं वो कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप क्वांटिटी 10,000 यूनिट बनाकर बेचें या 12,000 बना के बेचें या 6,000 बना के बेचें या 8,000 बना के बेचें, आपकी फिक्स कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले अपने कस्टमर से कौन सी कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए सेल वैल्यू में से, तो आपका आंसर है वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे ही एक कस्टमर से हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर ली, हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट है उसका नाम हमने रख दिया कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। इसका नाम प्रॉफिट निकालने के लिए जब हम सेल में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तब जाके प्रॉफिट हमें दिखाई देता है। ऐसी टेक्निक को, ऐसे सिस्टम को हमने नाम दे दिया मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। मेरी बात समझ में आ गई। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या चीज़ है, फिक्स कॉस्ट क्या चीज़ है, इसे कैसे निकाले जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हर एक यूनिट बनाने में जिसका डायरेक्ट रिलेशन क्वांटिटी से है। मतलब क्वांटिटी आपकी ज़्यादा बने तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगे, क्वांटिटी यदि कम बने तो कॉस्ट भी कम लगे, क्वांटिटी ना बने तो आपकी कॉस्ट भी ना लगे। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब पॉइंट है कि वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे निकालें। तो वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो भी खर्चे पर यूनिट से संबंध है, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऐसे सभी कॉस्टों को मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट में मटेरियल प्रोडक्शन से संबंध है, लेबर का खर्चा प्रोडक्शन से संबंध है, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्शन से संबंध है, फैक्ट्री का जो पावर का खर्चा आएगा, मशीन को चलाने का जो खर्चा आएगा वो मेरे लिए वेरिएबल है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मशीन ज़्यादा चलेगी, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से पैकिंग का खर्चा, जब मैं किसी गुड्स को बनाकर बेचूंगा तो उसके लिए पैकिंग का मटेरियल लगेगा, वो मेरे लिए वेरिएबल है। यदि मैं सेल्समैन को कमीशन देता हूँ सेल के ऊपर, सेल बढ़ेगी कमीशन बढ़ेगी, तो वो मेरा खर्चा नेचर में वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई खर्चा प्रोडक्शन से संबंध हो या सेल क्वांटिटी से संबंध हो, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है और मेरा खर्चा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए, समझ लीजिए वो आपकी लाइफ में कौन सी कॉस्ट आ चुकी है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि कौन कौन सी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। तो एग्जांपल में मैंने आपके सामने एक तो लिखा डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा मैंने लिखा डायरेक्ट लेबर, तीसरा मैंने आपका कहा डायरेक्ट एक्सपेंस, चौथा मैंने कहा ओवरहेड। कौन से ओवरहेड? वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड में पहला ओवरहेड आपके पास आ जाएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और तीसरा आ जाएगा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। ये सारे खर्चे यदि मैं मिला दूं तो मेरे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अगला पॉइंट आपके पास क्या, फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जिसका क्वांटिटी से कोई संबंध ना हो, मतलब क्वांटिटी कम बने या क्वांटिटी फैक्ट्री में ज़्यादा बने, आपकी कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट, मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरर ने जिसने उससे जगह किराए पे लिया वो 10,000 यूनिट बनाता है एक महीने में, या 5 बनाता है या 6,000 बनाता है। फॉर एग्जाम्पल इस रूम का रेंट मैं आपके सामने पे कर रहा हूँ 50,000 रुपये महीना। अब मकान मालिक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस रूम का जो किराया 50,000 रुपये दिया उसमें मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया या 5 को पढ़ाया या 10 को पढ़ाया या 100 बच्चों को पढ़ाया। वो कहता है मैंने आपको जगह दे दी, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किराया हर महीने मुझे टाइम पे 50,000 रुपये मिल जाना चाहिए। तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसका संबंध क्वांटिटी से ना हो वो आपकी बन जाती है फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर रेंट हो गया, ठीक है जी, लाइटिंग हो गई, मशीन का डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है जी, ये सारे एग्जांपल आपके हो गए फैक्ट्री के फिक्स नेचर के। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई, ऑफिस का कोई आपने रेंट देना है वो आपका खर्चा होगा, ऑफिस में जो फिक्स्ड एसेट यूज़ हो रहा है उनका डेप्रीशिएशन हो गया, ठीक है जी। इसी तरीके से यदि हम सेलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो सेलिंग डिपार्टमेंट में शोरूम का रेंट हो गया, डिलीवरी वैन जिसे हम यूज़ कर रहे हैं गुड्स को डिलीवर करने का, उसका डेप्रीशिएशन हो गया,
यदि उसका कोई ड्राइवर हमने रखा हुआ है और उसको मंथली सैलरी हम फिक्स दे देते हैं तो वो आपके लिए नेचर में फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर तीनों के अंदर फिक्स नेचर का खर्चा शामिल होता है। तो यदि मैं तीनों डिपार्टमेंट में से फिक्स्ड पार्ट निकाल लूँ तो पहला बनेगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा बनेगा फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा बनेगा फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। और ये सारे यदि मैं खर्चे जोड़ दूँ तो आप इसे कह सकते हैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम रख दिया गया फिक्स्ड कॉस्ट। इट मीन्स यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप अपनी फिक्स कॉस्ट को फिक्स्ड ओवरहेड कह सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल 100% ट्रू है। आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट का। बट क्या आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड के बराबर है? तो आपका जवाब होगा नहीं। वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कभी बराबर नहीं होते, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मेरी बात को ध्यान से समझें, प्लस वेरिएबल ओवरहेड। अब ये वेरिएबल ओवरहेड में क्या आया? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, जिसके मैंने एग्जांपल भी दिया था। पावर का खर्चा मशीन को चलाने के लिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। उसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट में हमने सेल्समैन को कमीशन दी, ठीक है जी, या हमने डिलीवरी वैन में फ्यूल का खर्चा किया, ये हमारे पास हो गया वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में यदि हम कोई खर्चा वेरिएबल नेचर का करते हैं, जैसे प्रिंटिंग इंक है, अब जितने ज़्यादा हमारे कस्टमर होंगे उतने ज़्यादा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, तो हमारा प्रिंटिंग का खर्चा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो हमारे लिए नेचर में क्या आ जाएगा? वेरिएबल। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल कॉस्ट कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि बीच में हमारे पास कॉस्ट आ जाती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको आप कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो फटाफट से ये सारे पॉइंट्स आप नोट कीजिए। और ये देखिए, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी आपके पास है फिक्स कॉस्ट। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछा जाए पहले कौन सी कॉस्ट रिकवर की जाती है, तो आपका आंसर होगा वेरिएबल कॉस्ट, और बाद में कौन सी कॉस्ट रिकवर की जाती है, तो आपका आंसर होगा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसे कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो नॉर्मली हम जो वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं या तो हम अमाउंट में निकालते हैं या पर यूनिट में निकालते हैं। यानी अमाउंट में निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। अब यदि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में गिवन है, तो जिस क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस क्वांटिटी की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यदि मुझसे कोई पूछे जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये है और आपको 5000 यूनिट बनानी है, तो बताइए आपकी 5000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? तो 5000 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपये के हिसाब से मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी 50,000 रुपये। 6000 बनाने के लिए 60,000, 8000 बनाने के लिए 80,000, इस तरीके से। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ फॉर्मूलों को समझना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यदि मुझे अपना आंसर पर यूनिट में निकालना है तो मैं अपना आंसर पर यूनिट में कैसे निकाल सकता हूँ? ध्यान से समझिए। यदि मुझे टोटल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, तो मैं अपना आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकाल सकता हूँ। दूसरा तरीका, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, पीसी का मतलब है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट प्लस वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। यदि मैं प्राइम कॉस्ट पर यूनिट में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ सकते हैं कि जो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट है उसमें क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट। यदि मैं इन तीनों का सम कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, इन तीनों का जो टोटल है वो मेरे लिए है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। अब इसी के अंदर
मुझे ऐड करना है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट में क्या क्या चीज़ आती है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट प्लस वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट प्लस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। यदि मैं इन सबको प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसे निकालने के लिए हमारे को टोटल कॉस्ट पर यूनिट में से माइनस करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, या फिर प्राइम कॉस्ट पर यूनिट में ऐड करना पड़ेगा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। यदि किसी क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे रखा, मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसिव पर यूनिट दे रखा है, तो आप उन सबको प्लस कर लीजिए। साथ में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट यदि आपको नहीं दे रखा और आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट या वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है तो सबको प्लस कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम वेरिएबल कॉस्ट को निकालते हैं पर यूनिट में। ठीक है जी। और कोई फार्मूला आपको लगता है इसका कि हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला आपके सामने एक आ रहा है। जब क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट दे रखी होती है, ध्यान से सुनना, जब किसी क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट दे रखी होती है तो उस समय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं चेंज इन कॉस्ट। कॉस्ट का पूरा नाम लिखेंगे चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट को यदि मैं चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे पास में आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप हमें कोई एग्जांपल देके समझाइए। तो बेटे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके चलता हूं जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देगी और समझ भी आएगी। हाँ जी, एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2019 में मैन्युफैक्चरर ने 10,000 यूनिट बनाई थी और उसे बनाने में जो उसकी टोटल कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 1,50,000 रुपये। फिर 2020 में उन्होंने 15,000 यूनिट बनाई और उन्हें बनाने में उनकी जो टोटल कॉस्ट लगी वो लगी 2 लाख रुपये। अब 2021 आपके सामने करंट ईयर है और उसमें मैन्युफैक्चरर को लगता है कि मार्केट में जो डिमांड है वो 18,000 यूनिट की होगी और वो जानना चाहते हैं कि उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी। तो आप कह रहे हो कि सर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन आप बात करें टोटल कॉस्ट की, तो बेटा इस एग्जाम्पल में दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यदि मुझे किसी क्वेश्चन में 2 बार की क्वांटिटी दे रखी है और 2 बार की टोटल कॉस्ट दे रखी है तो मैं जानना चाहता हूँ कि 18,000 यूनिट बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना है। आपको इस एग्जाम्पल में क्या निकालना है, फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़। कौन से ईयर के लिए, फॉर 2021। मतलब मुझे वेरिएबल कॉस्ट बतानी है रुपीज़ में 2021 साल की। तो देखिए सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो पहला पॉइंट आपके मन में आएगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी 2 बार की क्वांटिटी और 2 बार की टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है तो आप वहां पर एक चमत्कारी फार्मूले का यूज़ करके चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालेंगे। अब चेंज इन कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप ये कह सकते हैं कि जब मैं 10,000 यूनिट बना रहा था मेरी लागत आई थी 1,50,000। अब मैं यहाँ पे 15,000 यूनिट बना रहा हूँ, मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 लाख रुपये। इसका मतलब क्वांटिटी के बढ़ने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मैं 10,000 की जगह 15,000 यूनिट बनाता हूँ, मतलब 10,000 की जगह 15,000 यूनिट बनाता हूँ तो मैंने कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगाई होगी। तो पहले तो ये पता लगाओ कि कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बनी, 5,000। तो 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए जहां आपका खर्चा 1.5 लाख रुपए होता था, अब वो खर्चा हुआ 2 लाख रुपए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपना खर्चा 50,000 रुपये ज़्यादा किया। 50,000 रुपये का खर्चा ज़्यादा किया कितनी यूनिट बनाने के लिए, 5,000 यूनिट बनाने के लिए। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 5,000 यूनिट बनाने के लिए आपको और 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो पर यूनिट आपको कितने रुपए खर्च करने पड़े, मतलब क्वांटिटी से इसका रिलेशन है ना। तो जिस कॉस्ट का रिलेशन क्वांटिटी से होता है वो कॉस्ट कौन सी बन जाती है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट बनाने में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लगी वो कितने रुपए लगी, 10 रुपये लगी। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद हमें इसे अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो कि जब भी वेरिएबल कॉस्ट को रुपीज़ में निकालना है आप फॉर्मूला यूज़ करिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। तो यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि 10 रुपये को कौन से ईयर के लिए आंसर निकालना है, मुझे 2021 साल के लिए आंसर निकालना है। तो 2021 में मेरी क्वांटिटी कितनी बन रही है, 18,000। यदि मैं 18,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,80,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूं कि 2021 में जो मैं 18,000 यूनिट बनाकर कस्टमर को बेचूंगा उसमें मेरी वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना आएगा, 1,80,000 रुपये। मुझसे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट नहीं पूछा, मुझसे कुछ क्या पूछा था, वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान से समझने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो आप फटाफट से कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की। हाँ जी, फटाफट से सारे पॉइंट्स नोट कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको क्या समझाया कि यदि मुझे 2 बार की क्वांटिटी या 2 बार की कॉस्ट दे रखी हो तो मैं चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके बेटा आपके लिए निकाल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए पर यूनिट कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में अपनी कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। इसे थोड़ी देर में समझेंगे इस पॉइंट को। पहले मैं टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा खर्चा करना पड़ता है। तो आप कहोगे जी सबसे पहले गुड्स को बनाने के लिए हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, जब तक मटेरियल नहीं होगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें किस तरीके के वर्कर की रिक्वायरमेंट है। तो उसका मतलब मटेरियल डिसाइड करने के बाद अगला जो खर्चा हमें करना होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो होगा लेबर का खर्चा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने मटेरियल खरीद लिया, वर्कर को अपॉइंट कर लिया, बट वर्कर ने हमसे आके पूछा फैक्ट्री के अंदर कि आप ये एक बात बताइए कि जो गुड्स आप मुझसे बनवाना चाहते हैं उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगी। मतलब हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम का खर्चा भी करना पड़ेगा। देन हमें एक फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा खर्चा होगा फैक्ट्री ओवरहेड का। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की कॉस्ट लगेगी। गुड्स को बेचने के लिए सेल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, तो सेलिंग ओवरहेड का भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कौन कौन से खर्चे शामिल हैं। तो आपसे कोई पूछे जी कौन कौन से खर्चे शामिल हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। ये सारे खर्चे जब आप इनकर कर लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि यदि मैं इस टोटल कॉस्ट को बिहेवियर के हिसाब से बांटूँ, बिहेवियर का मतलब है कि कौन सा बिहेवियर फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे। तो मटेरियल का रिलेशन किससे है, सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि मटेरियल का रिलेशन किससे, क्वांटिटी से। लेबर का रिलेशन भी क्वांटिटी से है, इसका रिलेशन भी क्वांटिटी से है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री के अंदर एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन रहा हो, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट बन रहे होंगे, तो सबका साइज, शेप, डिज़ाइन, कलर अलग अलग होगा, तो सबके लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग करने पड़ेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। अब बात आती है फैक्ट्री ओवरहेड की। यदि मैं फैक्ट्री की बात करूँ तो फैक्ट्री में हमारे यहाँ ना 2 तरीके के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा जिसका रिलेशन क्वांटिटी से है
और जिसका रिलेशन क्वांटिटी से नहीं है, नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भी रिलेटेड टू क्वांटिटी और नॉट रिलेटेड टू क्वांटिटी। सेम सेलिंग ओवरहेड की यदि बात की जाए तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ओवरहेड कॉस्ट है वो दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक ऐसी कॉस्ट जिसका क्वांटिटी से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अब आप कुछ एग्जांपल को समझिए, फिर आप आंसर को भी दीजिए मुझे। फैक्ट्री के अंदर यदि मैं बात करता हूँ मशीन को चलाने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, पावर कॉस्ट, तो उसका संबंध क्वांटिटी से है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उस मशीन को चलाने के लिए ये मशीन की पावर केबल है। इस केबल को हमने क्या करना है, एक पावर बोर्ड से ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये जो पावर केबल को हम पावर सप्लाई कर रहे हैं वो नेचर में हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यदि 10 यूनिट बनेगी तो मशीन को 10 यूनिट बनाने के लिए उतनी देर मशीन ऑन रखी जाएगी जितना टाइम लगेगा। यदि 1 यूनिट बनाने में हमें 1 घंटे का समय लगता है और हमें आज 8 घंटे मतलब 8 यूनिट बनानी है, तो हम मशीन को ऑन करेंगे कितनी देर के लिए, 8 घंटे के लिए। यदि 1 यूनिट बनाने में 1 आवर का टाइम लगता है और आपको 6 यूनिट बनानी है, तो आज आप मशीन को कितनी देर के लिए ऑन करोगे, 6 घंटे के लिए ऑन करोगे। तो उसका मतलब मशीन को उतनी देर के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी जितनी देर हमें प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन यदि 8 घंटे करनी है तो 8 घंटे के लिए मशीन का बिल आएगा। 6 घंटे यदि मशीन को ऑन करोगे तो बिल भी 6 घंटे का आएगा। तो पावर का खर्चा हो तो फैक्ट्री में रहा है, लेकिन नेचर में क्या बन जाएगा, ये आपका वेरिएबल। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जिनका क्वांटिटी से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया। या सपोज करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं मशीन का। मशीन यदि मैंने किराए पे ली है, मशीन का यदि मैंने रेंट दिया, तो रेंट का क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मशीन मैं किराए पे लेके आऊँ, जो मशीन मुझे किराए पे दे रहा है वेंडर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मशीन मैंने 2 घंटे चलाई या 4 घंटे या 6 घंटे या 24 के 24 घंटे चलाई पूरे दिन में। तो ऐसे में जो रेंट है उसका क्वांटिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसका ना जिस कॉस्ट का रिलेशन क्वांटिटी से होता है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और जिस कॉस्ट का रिलेशन क्वांटिटी से नहीं होता, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक उसी तरीके से हम यहां पे भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने शोरूम का रेंट दिया, तो शोरूम का रेंट से क्वांटिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग की बात करूँ, जो मान लीजिए हमारे पास में प्रिंटर हैं, उन प्रिंटर में प्रिंटिंग इंक यूज़ हो रही है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कस्टमर होंगे हमारी प्रिंटिंग का खर्चा उतना ज़्यादा होगा। तो इंक ले सकते हैं, प्रिंटिंग इंक। इसका क्वांटिटी से संबंध हो सकता है। मोर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर बेच रहे हैं, अलग अलग कस्टमर को बेच रहे हैं, तो जितने ज़्यादा अलग अलग कस्टमर होंगे कहीं ना कहीं आपकी इंक का खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको हर कस्टमर के लिए अलग अलग बिल बनाकर, इनवाइस बनाकर उनको देने पड़ेंगे, जिससे इंक का खर्चा क्या होगा, पेपर का जो खर्चा होगा वो बढ़ेगा। तो वहाँ पे क्वांटिटी से उसका रिलेशन हो सकता है। उस केस में वो कॉस्ट कौन सी बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से सेलिंग डिपार्टमेंट की यदि बात करें, हम सेल्समैन को कमीशन दे रहे हैं, हमने उसको कहा जितनी क्वांटिटी तू बेचेगा हर क्वांटिटी पे तेरे को 2 रुपये कमीशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, कमीशन का जो खर्चा है वो नेचर में वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि उसका क्वांटिटी से संबंध है। लेकिन यदि हम बात करते हैं ड्राइवर की वेजेस, जैसे हर महीने हम उसे फिक्स्ड अमाउंट पे करते हैं, तो नेचर में क्या बन जाएगा, वो फिक्स्ड बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो कमीशन है वो नेचर में क्या बन गई, वेरिएबल कॉस्ट, और जो ड्राइवर वेजेज है वो नेचर में क्या बन गई, फिक्स कॉस्ट। प्रिंटिंग इंक बन गई वेरिएबल कॉस्ट, और रेंट आपके पास क्या बन गया, फिक्स कॉस्ट। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मटेरियल मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर मेरे लिए कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल है। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे लिए वेरिएबल है। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग में
जितना पार्ट वेरिएबल है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, या आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरे पास में वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। यहीं पे मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि मेरे पास में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, यदि मैं इन 6 खर्चों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और यदि मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरे पास आता है प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। और यदि मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो मेरे पास आता है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट। और बच्चे यदि आप वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना चाहते हैं, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना चाहते हैं, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपका इंटर से लेके फाइनल तक आपको हमेशा यूज़ करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए। आज तक कोई कॉस्टिंग का पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो ये समझ लो कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका रियल लाइफ में यूज़ होगा जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, या किसी कंपनी में आपको एज ए अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको डिसीजन लेना है कि ये काम करें ना करें, तो वहाँ समझ लो कौन सी कॉस्टिंग यूज़ होगी, मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ होगी। तो आप फटाफट से सारे पॉइंट मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, क्योंकि आप समझदार तो हैं ही। चलिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पॉइंट्स नोट कर लें। देखिए आगे अब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस टोटल कॉस्ट में हमें 2 चीज़ें समझ में आई कि जो पार्ट यदि मैं वेरिएबल का ऐड कर दूँ तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा है, देखिए भाई बचा हुआ जो पार्ट है हमारे पास कौन कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं बचे हुए पार्ट हमारे पास में हैं एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, एक फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड में 3 कैटेगरी आ गई, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। आज की क्लास में बेटा ये बेसिक पॉइंट है, जिन बच्चों को समझ में आ गए समझ लो वो बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग में कभी भी गलती नहीं खाएगा। और जिन बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहे बेटा इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, जब तक नहीं समझ में आएगा आगे मत बढ़ना, क्योंकि यदि ये चैप्टर आपने छोड़ दिया तो समझ लो कॉस्टिंग आपकी लाइफ से निकल गई। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी 2 तरीके की कॉस्ट आ गई, एक वेरिएबल और दूसरा हमारे पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक हमारे पास है प्राइम कॉस्ट और दूसरा हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या चीज़ आती है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल
सेलिंग ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के अंदर आप सबको पता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या बचा फिर? तो फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास में क्या बचा वो हमें ढूंढना है। तो हमने कहा जी फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास में बचा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ जी, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। कई स्टूडेंट हमसे ये सवाल करते हैं इस लेक्चर को देखने के बाद या पहले या जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं कि सर क्या इन तीनों के टोटल को हम कोई और नाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल नाम दे सकते हैं बेटा, ये ध्यान दीजिए हर जगह ओवरहेड वर्ड आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका नाम ओवरहेड भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ में कौन सा ओवरहेड है? ये हर जगह वर्ड फिक्स भी आ रहा है। इसका मतलब यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तीनों को, तो मेरे पास में आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड। फिर बच्चे ने मुझसे जब सवाल किया कि सर अभी तो आप इसे फिक्स कॉस्ट कह रहे थे, अभी आप इसे फिक्स ओवरहेड करें, इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड क्या बराबर होता है? हाँ जी, बिल्कुल बराबर होता है। तो क्या आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड के बराबर होता है? तो आपको आंसर देना है हाँ और ना का। तो आपका आंसर है ट्रू, 100% सही है। पॉइंट नंबर 2, क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड के बराबर होती है? क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड के बराबर होती है? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स। क्या वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड के बराबर होती है? नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है, वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है किसके? प्राइम कॉस्ट के प्लस वेरिएबल ओवरहेड के। इसका मतलब है दो चीज़ों का सम कर दिया जाए तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आएगी। तो कभी भी वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड के बराबर नहीं होती है। हाँ, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर देन वेरिएबल ओवरहेड, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये ट्रू है? बताइए भाई, क्या ये ट्रू है? तो आपका आंसर है हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू है। वेरिएबल कॉस्ट बड़ा होता है वेरिएबल ओवरहेड से। तो आप फटाफट से इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है। अब तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया देखिए। एक हमारे पास था टोटल कॉस्ट, दूसरा हमारे पास क्या था? वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा हमारे पास क्या आ गया था? हम तीसरे पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल कॉस्ट में से माइनस कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट को जनरली आमतौर पर हम किस में निकालते हैं? रुपीज़ में निकालते हैं। थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे। फिक्स कॉस्ट को यदि आपसे पूछा जाए पर यूनिट निकाला जाता है या फिक्स कॉस्ट को अमाउंट में निकाला जाता है, तो आपका आंसर होगा फिक्स कॉस्ट को अमाउंट में निकाला जाता है, क्योंकि एक बार फिक्स कॉस्ट का अमाउंट निकल गया तो क्वांटिटी कम बने या ज़्यादा बने इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? इन अमाउंट आपकी कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्शन आपकी कम होती है या प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक होती क्या है।
मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का मतलब है एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज़ प्रॉफिट निकालने के लिए किया जाता है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक जिसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? प्रॉफिट कंप्यूटेशन में। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट निकालने के लिए भी कोई टेक्निक होती है? बिल्कुल, टेक्निक का मतलब फॉर्मेट जिसका यूज़ करके हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, उस फॉर्मेट में हम सबसे पहले सेल्स वैल्यू लिखते हैं, जिसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हमारे पास में सेल वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हम कस्टमर से कौन सी कॉस्ट के पैसे पहले लेते हैं? वेरिएबल कॉस्ट के। तो उसका जवाब मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन क्वांटिटी से होता है। तो हमने कहा सेल वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का जो रिलेशन है वो क्वांटिटी से है। तो पहले हमने वो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जिसका रिलेशन क्वांटिटी से है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि सेल में से यदि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करता हूँ तो मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक उसी तरीके से यदि मैं सेल में से खाली वेरिएबल कॉस्ट के पैसे कस्टमर से रिकवर करता हूँ तो मेरे पास जो पैसा बच जाता है उसका नाम आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपको क्या बताता है? और ये कंट्रीब्यूशन आपका कम से कम कितना होना चाहिए? देखिए, कंट्रीब्यूशन आपको ये बताता है कि क्या एक कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ठीक है जी। यदि कंपनी का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है तो इसका मतलब कंपनी को नो लॉस नो प्रॉफिट। यदि कंपनी का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने फिक्स कॉस्ट तो रिकवर कर ही ली, साथ ही साथ कंपनी को प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया। अब फिक्स कॉस्ट, अब मेरी बात को ध्यान से समझें। जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहा था तो मैं यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है उसे निकालने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा? सोच समझ के जवाब देना बच्चों। क्या मैं यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए क्वांटिटी सोल्ड को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा? हाँ या ना? बस आपको दो जवाब देने हैं, मतलब दोनों में से एक जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या होगा? फिक्स कॉस्ट को लेकर आपका जवाब क्या होगा? जब कभी भी फिक्स कॉस्ट को रुपीज़ में निकालना होगा, ध्यान रखना, यदि मैं क्वांटिटी सोल्ड इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट करता हूँ तो उससे गलती क्या होगी? मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च, मैंने 3 महीने का एग्जाम्पल ले लिया। जनवरी में मैंने 1000 यूनिट बेची, फरवरी में मैंने 1500 यूनिट बेची, मार्च में मैंने 1200 यूनिट बेची, और मेरी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो मान लीजिए 10 रुपये। आपको लगता है 1 यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट 10 रुपये आती है, तो आपको लगेगा जनवरी में फिक्स कॉस्ट का खर्चा 10,000 रुपये है, फरवरी में 15,000 का और मार्च में 12,000 का। क्या आपको लगता है कि इस फॉर्मूले की मदद से जो मैंने फिक्स कॉस्ट को रुपीज़ में निकाला वो सही है? तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पर दो चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। फिक्स कॉस्ट वो चीज़ होती है जहां पे अमाउंट आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब आपका जो अमाउंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और जो पर यूनिट है वो आपकी चेंज होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। जो बच्चा इन दो बातों को अपने ध्यान में रखेगा वो कभी भी फिक्स कॉस्ट को निकालने में गलती नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो अमाउंट में बेटा आपकी कांस्टेंट होती है। अब आप खुद सोचो कि मकान मालिक से मैंने जगह किराए पे ली है, मान लो ये जो मेरा खर्चा है रेंट के नाम का है, तो आपको लगता है कि मैं जनवरी में किराया 10,000 दूंगा, फरवरी में 15 दूंगा, मार्च में 12 दूंगा? मकान मालिक कहते हैं कभी ज़्यादा पैसे देते कभी कम। मान लो अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में हमने 800 यूनिट बनाई और 10 रुपये के हिसाब से मकान मालिक को किराया कितना देने गए? 8,000। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो अमाउंट बार बार चेंज हो रहा है लैंडलॉर्ड की नज़र में, कभी उसको 10 मिल रहा है, कभी 15, कभी 12, कभी 8,000। तो ऐसे में ये अमाउंट बदल रहा है बार बार अलग अलग क्वांटिटी पे। तो जब कोई अमाउंट बदलता है अलग अलग क्वांटिटी पे, इसका मतलब वो नेचर में फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब ये कॉस्ट फिक्स नहीं है। तो जब ये कॉस्ट फिक्स्ड नहीं है तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है वो भी सही नहीं है। तो इसका मतलब फॉर्मूला आप ध्यान रखना, जब भी फिक्स कॉस्ट निकालते हैं हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट जनरली मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में हमें गिवन होती है कि जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना है,
जैसे मकान मालिक से हमने पहले ही एग्रीमेंट कर लिया कि हर महीने हम आपको 10,000 रुपये का किराया देंगे, साल में 12 महीने होते हैं, आपको 1,20,000 का किराया दिया जाएगा। जो हमारे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया कि हर महीने आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ होगी, 12 महीने की 2,40,000 रुपये होगी। इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, सेल कम हो ज़्यादा हो, हमें रेंट देना पड़ेगा 1,20,000 रुपये, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी 2,40,000 रुपये, हमारा जो खर्चा आएगा वो 1 साल का आएगा 3,60,000 रुपये। मतलब कि हमें फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस फॉर्मूले की ज़रूरत को हम मतलब ज़रूरत है ही नहीं, हमें बिना ज़रूरत के काम हो रहा है। तो तभी करते हैं जब कोई ऐसा क्वेश्चन स्पेशल बना दिया जाए जहाँ पर हमें क्वांटिटी दे रखी है, साथ में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, तब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इस फार्मूले को यूज़ नहीं करते। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कि जब हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो हम फार्मूला नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी होगी या हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी होगी, या फिर हम इसकी जगह ऑल्टरनेटिव फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। FFO का मतलब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। और ध्यान रखना है सारी चीज़ें हमें किस में चाहिए, रुपीज़ में। ये सारी चीज़ें हमें किस में चाहिए होती है, रुपीज़ में। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है बेटा जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, आप ये समझो कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसमें इतने पॉइंट है समझने के लिए। अभी तो हमने पॉइंट लिया 1 टोटल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 आपके पास था फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे प्रॉफिट को निकालने के लिए हम अपनी टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहली वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी फिक्स कॉस्ट। जहाँ पे प्रॉफिट निकालते टाइम कस्टमर से पहले वेरिएबल कॉस्ट के पैसे रिकवर किए जाते हैं, क्योंकि सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का रिलेशन क्वांटिटी से है, दोनों सिमिलर नेचर की है। और बाद में जो बचा हुआ अमाउंट आता है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन, उससे हम अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं। यदि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई और बचा हुआ अमाउंट आपको पूछा जाए क्या माना जाएगा, तो आपके लिए बन जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी टेक्निक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में लिखा है क्वांटिटी सोल्ड 10,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें दे रखी है 20 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट दे रखी है 40 रुपये। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1,50,000 रुपये। फाइंड प्रॉफिट। और यदि मुझे प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए मैंने एक बनाई इनकम स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैंने लिखा अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब मैं जो प्रॉफिट निकाल रहा हूँ उसे निकालने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत ही सिंपल होता है प्रॉफिट निकालना यहाँ पर। बस कंडीशन ये है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखी जाने वाली सारी चीज़ें मिल जाएं। हाँ जी, कुछ बच्चे हंसने लगे जिन्होंने पहले ये चैप्टर कर रखा है। फिर रिवीजन चल रही है तो हम मान के चलते हैं सारे पॉइंट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपका हम जहाँ जहाँ डाउट से वो पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यदि हमसे कोई पूछे जी सेल कितनी है तो हम कहेंगे 10,000 यूनिट बेचने में 40 रुपये के हिसाब से हमें कितने पैसे मिले होंगे। तो आपके पास आ जाएगा 4 लाख रुपए। इन 10,000 यूनिट बनाकर बेचने में हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट लगी होगी वो लगी होगी 2 लाख रुपए। तो उसका ना इन 10,000 यूनिट से
वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के बाद हमारे पास 20 रुपये बचे हुए हैं। भाई 40 रुपये हमने कस्टमर से लिए, 20 रुपये लगाकर, तो अभी भी मेरे पास 20 रुपये बचे होंगे, मतलब कि 2 लाख। अब क्या मैं इस 2 लाख से फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाऊंगा? हाँ जी, बिल्कुल कर पाऊंगा। 2 लाख रुपये मैंने कमाए हैं, 1.5 लाख रुपये अभी भी खर्चा है मेरा, उसको रिकवर कर लिया और अब मेरे पास आ गया प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 10,000 यूनिट बनाकर मार्केट में बेचता हूँ तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम 10,000 यूनिट की जगह 12,000 यूनिट बनाकर बेचते, 10,000 यूनिट बनाने की जगह हम 12,000 यूनिट यदि बनाकर बेचते, ठीक है जी, तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना होता? अब ऐसे में कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 इंटू 15। मेरी बात को ध्यान से समझना, कई बार बच्चे ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और वो एक कैलकुलेशन अपने मन से यहाँ पे लिख लेते हैं। वो कहते हैं यार 10,000 यूनिट सब जगह लिखी सर ने, तो ये भी तो फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट की है, तो उसका ना 1.5 लाख रुपये का खर्चा यदि 10,000 यूनिट के लिए किया जा रहा है तो 1 यूनिट के लिए 15 रुपये का खर्चा किया जा रहा है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बट क्या ऐसा होगा? तो ज़रा देख लेते हैं। यदि मैं 12,000 यूनिट बनाकर बेचता तो मेरी सेल कितनी आती है? अब ध्यान से समझो। यदि मैं 12,000 यूनिट बनाकर बेचता तो 40 रुपये के हिसाब से मेरी सेल होती 4,80,000 रुपये। 12,000 इंटू 40 4,80,000, 12,000 इंटू 20 2,40,000। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता? 12 इंटू 20 2,40,000। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं? बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट जो 1.5 लाख रुपये दे रखी है वो मान के चलते हैं 10,000 यूनिट की थी, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 10,000 के साथ साथ 12,000 यूनिट का भी आंसर निकालने के लिए बोला है। तो वो लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सर आपने जब सेल निकाली थी तो 12,000 इंटू 40 लिखा, जब आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो 12,000 इंटू 20 लिखा, जब आपने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला तो 12,000 इंटू 20 लिखा। जी, तो 12,000 इंटू 40 4,80,000, 12,000 इंटू 20 2,40,000, 12 इंटू 20 2,40,000। अब यहाँ पर यदि मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो 12,000 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 1,80,000। देखना कैलकुलेट करके कितना आएगा। हाँ जी, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा फिर? अब 60,000 रुपये। तो क्या आपको लगता है ये मैंने जो प्रॉफिट निकाला है वो सही निकाला है? कितने लोग मानते हैं कि ये प्रॉफिट जो मैंने निकाला है वो सही है? मेरे को तो नहीं लगता है प्रॉफिट ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। आपने फिक्स कॉस्ट को निकालते टाइम क्या गलती कर दी? आपने क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई कर दिया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से। मतलब आपने क्या किया? आपने यहाँ पे 10,000 इंटू 15 किया और यहाँ 12,000 इंटू 15 कर दिया। इसका मतलब आपने फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए क्वांटिटी का इस्तेमाल किया। और मैंने तो आपको पहले ही वो भी बोला था कि फिक्स कॉस्ट का रिलेशन क्वांटिटी से नहीं होता। क्वांटिटी कम बेचो या ज़्यादा बेचो, फिक्स कॉस्ट तो बेटा उतनी लगनी है जितनी आपने इनकर कर दी या जितना आपका एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे मकान मालिक से मेरी बात हो गई कि हर महीने की 1 तारीख को मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, या हर महीने की 15 तारीख को मैं 10,000 रुपये दूंगा, या हर महीने की 25 तारीख को मैं 10,000 दूंगा। अब मैं प्रोडक्शन कम करूँ या ज़्यादा करूँ, मुझे तो भैया एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करना ही पड़ेगा जिसका क्वांटिटी से बेटा कोई संबंध नहीं है। तो जिस बच्चे ने फिक्स कॉस्ट को निकालने का ये चमत्कारी फार्मूला यूज़ किया था, समझ लो उसका आंसर बेटा गलत हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ध्यान देना है, फिक्स कॉस्ट अमाउंट में निकालते टाइम एक बार जो अमाउंट निकल गया या जो क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है वो हर क्वांटिटी पर क्या रहेगा? सेम। ठीक है जी। अब आपने क्वेश्चन में देखा कि फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए दे रखी है, तो यहाँ पे जो बच्चे इस तरीके से कैलकुलेशन करके 15 रुपये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल के 12,000 यूनिट के फिक्स कॉस्ट को 1,50,000 की जगह 1,80,000 लिख के आते हैं, उनका बेटा आंसर गलत हो जाता है। तो आप तो हैं समझदार, मैं तो मान के चलता हूँ आप हैं समझदार, और जो बच्चे समझदार होते हैं वो कभी गलती नहीं करते, और जब आप गलती करोगे नहीं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 ही लिखी जाएगी। तो 2,40,000 में जब मैं 1,50,000 रुपये माइनस करूँगा तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट है और ये मेरा प्रॉफिट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब मुद्दे पे आ गए। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे प्रॉफिट को निकालते टाइम फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट प्रॉफिट को बढ़ाने और घटाने में नहीं होता। देखिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी 1.5 लाख थी, यहाँ पर भी 1.5 लाख है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से जब एक कंपनी प्रॉफिट कंप्यूट करती है
तो वो कहते हैं 10,000 यूनिट बेचो या 12,000 बेचो, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दोनों सेल पर सेम है। 10,000 यूनिट पे भी 1.5 लाख है, 12,000 यूनिट पे भी 1.5 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट 50,000 से 90,000 रुपये हुआ, 50,000 से 90,000 हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपये बढ़ा। मुझे कोई बता सकता है 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट बढ़ा वो क्यों बढ़ा? बताओ अभी, 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट मेरा बढ़ा वो क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं यहाँ पर 10,000 यूनिट की जगह कितनी यूनिट बेच रहा हूँ? 12,000 बेच रहा हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ पर 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ। 2,000 यूनिट मतलब मैंने यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 2,000 एक्स्ट्रा बेची, और 1 यूनिट 40 की थी, मतलब 1 यूनिट मैंने 40 की बेची है, जिसमें मेरे को बनाने का खर्चा 20 रुपये करना पड़ता है। मतलब 20 रुपये लगाकर यदि मैं कस्टमर से बेटा 40 रुपये ले रहा हूँ, तो हर 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर मुझे तो 20 रुपये बच रहे हैं। 20 रुपये लगाकर यदि मैं कस्टमर से बेटा 40 रुपये कमा रहा हूँ और हर 1 यूनिट पे मुझे 20 रुपये बच रहे हैं, तो मैं कहूँगा 10,000 की जगह जब मैंने 12,000 यूनिट कस्टमर को बेची, तो 2,000 यूनिट बेचने पर मुझे 20 रुपये के हिसाब से, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरा हुआ 20 रुपये पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 यूनिट पर मुझे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, और मैंने 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेची, तो 2,000 यूनिट को मैंने जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा मेरा प्रॉफिट कितने रुपये बढ़ा? 40,000 रुपये बढ़ा। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के बढ़ना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना, कंट्रीब्यूशन का बढ़ना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना। कंट्रीब्यूशन यदि 40,000 रुपये बढ़ा तो प्रॉफिट भी समझो 40,000 रुपये बढ़ा आपका। बात समझ में आ गई? तो बेटा आज मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की रिवीजन 1 क्लास में आपको 4 पॉइंट समझाए। पहला टोटल कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा बेटा फिक्स कॉस्ट, चौथा मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक होती क्या है। और इस टेक्निक में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा होता है वो एक बार जिस क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल कर लिया वही अमाउंट दूसरी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही अमाउंट तीसरी क्वांटिटी के लिए, वही चौथी के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कांस्टेंट रहता है हर क्वांटिटी पे इन अमाउंट। पर यूनिट बदल सकता है बट अमाउंट में आपका हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ गई आपको सबको? दूसरा पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का अमाउंट दोनों जगह सेम रहने पे फिर भी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 50 से 90 हो गया। इसका मतलब 40,000 रुपये का जो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है वो बढ़ने की वजह क्या है? 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेचना, और हर 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर मुझे कस्टमर से 40 रुपये मिलते हैं, 20 रुपये लगा के, मतलब 20 रुपये मैं बचा रहा हूँ। तो हर 1 यूनिट पे जो मुझे 20 रुपये का लाभ हो रहा है उस लाभ को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि हर एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने में 1 यूनिट का कितना रोल है, प्रॉफिट को बढ़ाने में 1 यूनिट का रोल कितना है। जैसे मैंने 1 यूनिट एक्स्ट्रा बेची, मुझे 20 रुपये का फायदा हुआ। जैसे ही मैंने 2,000 यूनिट एक्स्ट्रा बेची मुझे 40,000 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। उस फायदे को हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। अब रिवीजन 2, रिवीजन 3 जितने भी मार्जिनल कॉस्टिंग के रिवीजन लेक्चर लगेंगे वो आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं।